Good morning guys, this is Gaurav. Welcome to online classes of GChem. So students, in today's lecture we will discuss about the vapor pressure of liquid solution के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो रहेगा कि सर वेपर प्रेशर क्या होता है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा हम लोग लॉ को पढ़ेंगे जो रहेगा रोल्स लॉ। एक्चुअल में जो टॉपिक है हमारा आज का वो रोल्स लॉ ही है, मगर उससे पहले कुछ बेसिक्स कंसेप्ट है उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखिए जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्या रहेगा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इतना समझ आया? अब देखिएगा सबसे पहली बात कि मैंने यहां पर लिक्विड दो बार क्यों लिखा है। यहां पर बच्चों जो टॉपिक है हमारा उसके अंदर जो सोल्यूट है वो भी क्या रहेगा? लिक्विड रहने वाला है। क्या रहेगा? जो सोल्यूट है वो भी लिक्विड रहेगा और जो सोलवेंट है वो भी क्या रहेगा? लिक्विड रहेगा। इतना क्लियर? अब जो बच्चों ये सोल्यूट और सोलवेंट है, एक बार हम वोलेटाइल लेके चलेंगे और दूसरी बार क्या लेके चलेंगे? नॉन वोलेटाइल लेके चलना है। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जो वोलेटाइल होता है ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है जो खुद ब खुद रखा हुआ आसानी से वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाए। तो लिखेंगे जो इजीली क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए किसमें? वेपर्स में। क्लियर? जैसे पेट्रोल हो गया बच्चों, वो क्या करता है? आप लोगों ने कहीं रख दिया, कुछ देर बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। आप लोगों को वहां पर मिलेगा ही नहीं। क्लियर? आसानी से कन्वर्ट हो जाए किसमें? वेपर के अंदर जो कन्वर्ट हो जाए। इतना समझ में आया? अब समझेंगे कि हमारे पास वेपर प्रेशर क्या होता है। मेन टॉपिक क्या है हमारा? वेपर प्रेशर को मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सोल्यूट भी हमारा लिक्विड रहेगा, सोलवेंट भी लिक्विड रहेगा। क्लियर? वोलेटाइल क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो आसानी से या ऐसा लिक्विड ऐसा सॉल्यूशन जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए रखा हुआ। फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया या एडाइल ईथर हो गया। दूसरा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होगा? जो कहीं भी रख दें आप लोग वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, जैसा है वो वैसा का वैसा रखा रहता है। इतना क्लियर? शाबाश। अब देखिएगा वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। समझिएगा पहले बात को थोड़ा सा। देखिएगा वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, क्या बोला मैंने? वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है ऐसे प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। मगर वहां पर कुछ कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन को समझते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास कोई कंटेनर लिया हम लोगों ने। क्लियर? ये कोई गेज हम लोगों ने जोड़ दी जिसको मैनोमीटर बोल दिया। मैनोमीटर, ताकि हम लोग प्रेशर को मेजर कर सके कि प्रेशर कितना है। क्लियर? उसके बाद मैंने यहां पर लिक्विड सॉल्यूशन डाला। क्या डाला बच्चों? लिक्विड सॉल्यूशन डाल दिया। सॉल्यूशन भी कैसा है? वोलाटाइल है। अब वोलाटाइल सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है कि आप उसको कहीं भी रख दो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इतना क्लियर? क्या बोलते हैं? जो वोलाटाइल सॉल्यूशन होता है या वोलाटाइल सब्सटेंस होता है उसको अगर आप कहीं भी रखोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर्स में कैसे कन्वर्ट होगा? कि जो कब तक कन्वर्ट होगा? जब तक ये वैकेंट स्पेस ऊपर की तरफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहां के इसके अंदर जब तक इस लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते और इस वैकेंट स्पेस को नहीं भरते तब तक ये कन्वर्ट होता रहेगा। अब लिक्विड मॉलिक्यूल का वेपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? वेपराइजेशन हम लोग बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है उसका गैस के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। क्लियर? और जब ये स्पेस पूरा भर जाएगा तो वहां पर एक नई प्रोसेस और होगी। वो प्रोसेस क्या होगी? जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, बोले तो वेपर्स के मॉलिक्यूल हैं, जब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे, दूसरा मॉलिक्यूल कौन होगा? या तो खुद का मॉलिक्यूल होगा, कोई दूसरा गैस वेपर्स का मॉलिक्यूल, या फिर जो एक कंटेनर है कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करेंगे। अब देखिए होता है क्या है यहां पर, जब ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल थे, जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है, इनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है जब किसी मॉलिक्यूल के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है? अब जब ये ऊपर चले गए तो इनके पास काफी एनर्जी है, जिसको हम लोगों ने एक्साइटेड स्टेट बोला। जब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराए, चाहे वो खुद का मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कंटेनर जो वॉल है कंटेनर की उसका मॉलिक्यूल हो, उससे टकराने के बाद ये अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देंगे।
क्लियर है? तो वापस ये एक्साइटेड स्टेट से कहां आएंगे? ग्राउंड स्टेट में। तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? कंडेंसेशन। कि जब गैस का मॉलिक्यूल वापस लिक्विड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसी प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। तो जब इन दोनों की रेट का मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन बोल दूं मैं, या फिर रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों रेट मतलब स्पीड, कि जितनी स्पीड से हमारे वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे मॉलिक्यूल, अगर उतनी ही स्पीड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन। फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल थे वेपर लिक्विड के, वो वेपर में कन्वर्ट हो गए और वापस 100 मॉलिक्यूल कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। इतना क्लियर? तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा, आई रिपीट इट, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जो वेपर के द्वारा प्रेशर लगाया जाएगा उस प्रेशर को बोलेंगे हम वेपर प्रेशर। तो डेफिनेशन लिखिएगा, लिखेंगे प्रेशर exerted by vapors, pressure exerted by vapors over the surface of solution या liquid। अब देखिए जो लिक्विड के वेपर्स के जो मॉलिक्यूल है कहां पर है? इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर है, नीचे वाले नहीं है, नीचे लिक्विड के मॉलिक्यूल है, ऊपर जो मॉलिक्यूल है, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड बोलेंगे, या फिर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, या फिर सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है? कब? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन? इन इक्विलिब्रियम। समझ आया बच्चों? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन इन इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर बोल दो, या एट अ सेम टेम्परेचर आप लोग बोल सकते हो। बताइएगा, इतना क्लियर है? मैंने क्या बोला? जो वेपर्स के द्वारा प्रेशर लगाया गया है लिक्विड की सरफेस के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ऐसे प्रेशर को हम बोलेंगे क्या? वेपर प्रेशर। क्लियर? एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर उनका सेम होगा एट अ गिवन टेम्परेचर। तो बात को समझिएगा। तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर की डेफिनेशन रहती है। इतना क्लियर? अब बात करेंगे कि ये वेपर प्रेशर जो होता है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। क्या बोलेंगे? कि जो ये वेपर प्रेशर है ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। देखिएगा, समझिएगा, ये कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास जिनके ऊपर हमारा वेपर प्रेशर है। बच्चों कि वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है, तो लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑन विच फैक्टर डिपेंड्स, ऑन विच फैक्टर्स डिपेंड, ऑन विच फैक्टर डिपेंड्स। क्लियर? तो पहला जो फैक्टर होगा वो रहता है हमारे पास टेम्परेचर। क्या रहेगा बच्चों? टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं घटाते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है हमारे वेपर प्रेशर के ऊपर। समझिएगा। अब देखिएगा, ये हमारे पास सॉल्यूशन था। कैसा सॉल्यूशन? वोलाटाइल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बच्चों? वोलाटाइल सॉल्यूशन। अब वोलाटाइल सॉल्यूशन की खास बात क्या होती है? ये ऑलरेडी जो इसके मॉलिक्यूल हैं वो एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं तो आसानी से क्या करेंगे? वेपर फेज में चले जाएंगे। अब अगर कुछ मॉलिक्यूल, अब देखिए जो इनकी वोलेटिलिटी है वो सबकी कॉमन नहीं होती, कुछ कम वोलेटाइल होते हैं, कुछ ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। मान के चलो हमारे पास मॉडरेट वोलेटाइल है, अगर मैं इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर मैं किसी मॉडरेट वोलेटाइल सब्सटेंस को या सॉल्यूशन को टेम्परेचर प्रोवाइड करवाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या बोलती है? वो बोलती है अगर हम किसी मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, इट स्टार्टेड जंपिंग, या फिर बोलेंगे वो अपने एक्साइटेड स्टेट में जाना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए हम लोग, इसका मतलब क्या हुआ? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसका? सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्लियर, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर क्या होगा? वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीज। क्लियर है बच्चों? अब जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल थे वो क्या करेंगे? आसानी से अपनी सरफेस को छोड़कर वेपर फेस में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीज। ये हमारे पास पहला और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है।
उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है हमारे पास दैट इज वो रहेगा हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूशन या नेचर ऑफ लिक्विड की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नेचर ऑफ लिक्विड क्या बोलता है कि कब हमारा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और कब कम होगा। थोड़ा गहराई से समझिएगा बच्चों। क्या बोलता है? अगर कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मान के चलो कोई मॉलिक्यूल आप लोग के पास, ठीक है, अगर उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो उनके बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा। अगर वो सॉलिड स्टेट में सॉलिड में रहेंगे, लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड में रहेंगे। अगर उनके बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तो उनके बीच का बॉन्ड टूटकर सॉलिड वाला लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड वाला गैस में कन्वर्ट होगा। इतनी बात समझ में आई? तो लिखेंगे डेफिनेशन कि वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कि वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? वीक है तो क्या होगा बच्चों? समझिएगा, वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्स हायर द वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। इतना समझ में आया? हायर द वेपर प्रेशर। बताओ सबके समझ आया ना? गुड। अब देखिएगा जो थर्ड फैक्टर हमारे पास रहने वाला है उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। पहला फैक्टर था हमारे पास टेम्परेचर, फिर आया नेचर ऑफ लिक्विड। अब जो थर्ड फैक्टर रहेगा वो रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। अब सिंपल सी बात है, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, हायर द वेपर प्रेशर। सिंपल सी बात है भाई, जैसे पेट्रोल हो गया बच्चों, कहीं भी रख दो आसानी से वेपर फेस में कन्वर्ट चला जाएगा। लोअर द बॉइलिंग पॉइंट हायर द वेपर प्रेशर। बताओ इतना सबके समझ आया ना? क्या बोला मैंने कि जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतना क्या होगा? हायर द वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर फेस में क्या होगा? आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, हायर द वेपर प्रेशर। तो ये बच्चों हमारे पास तीन फैक्टर थे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब जो फोर्थ फैक्टर आने वाला है, जो फोर्थ फैक्टर आएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब देखिएगा, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। फोर्थ फैक्टर हमारे पास क्या बोलता है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। फोर्थ फैक्टर रहेगा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ, किसका एडिशन हम लोगों ने करना है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का एडिशन। किसका? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एडिशन करेंगे। बताइएगा इतना समझ आया? क्या करना है? अब की बार नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हम लोगों ने ऐड करना है। समझिएगा बात को। ये मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में क्या डाला? वोलाटाइल लिक्विड डाला मैंने। लिक्विड कौन सा? सॉल्वेंट। क्लियर है बच्चों? ये मेरे पास किसके मॉलिक्यूल हो गए? जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल हो गए। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर वेपर फेस क्या होगा? बिल्कुल आसानी से ये वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसके पास कोई बैरियर नहीं है। कंप्लीट सरफेस इसकी भरी पड़ी है मॉलिक्यूल से। किसके मॉलिक्यूल से? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से। इतना समझ में आया? मैंने क्या बोला? ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब देखिएगा प्योर सॉल्वेंट के अंदर ये क्या थे? प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे। क्लियर? जो हाफ कंटेनर आपका भरा पड़ा है, इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर मैंने कैसा? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। ये एटम अब किसके आ गए? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के आ गए। क्लियर? अब देखिएगा जो वेपर यहां पर वेपर फेस होगा वो या फिर वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सरफेस थी वो बिल्कुल ओपन थी। क्लियर है ना? कि मॉलिक्यूल बिल्कुल आसानी से वेपर फेस में कन्वर्ट हो रहे थे। मगर यहां पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं उनको एनर्जी पहले किसको देनी पड़ेगी? सोल्यूट के मॉलिक्यूल को देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? सोल्यूट के मॉलिक्यूल को। क्योंकि यहां पर जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल है ये बैरियर बन गए। क्या बन गए बच्चों? ये बैरियर का काम कर रहे हैं। जो लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल है, जो वोलेटाइल मॉलिक्यूल है, उनको वेपर फेस में जाने के लिए अब ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि रास्ता नहीं बचा भाई। क्या नहीं बचा? रास्ता नहीं बचा। रास्ता नहीं बचा तो कौन किसने कवर किया? जो ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इन्होंने वोलेटाइल सोल्वेंट का रास्ता रोक दिया।
अगर इनको अब जाना है किसमें, वेपर फेज में, पहले एनर्जी इनको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, इनको वेपर फेज में भेजना पड़ेगा। अब देखिए ये तो नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। इतनी एनर्जी इन नॉन वोलेटाइल सोलवेंट के पास, सॉरी वोलेटाइल सोलवेंट के पास नहीं होती है। तो जिसके कारण जो थोड़ा बहुत स्पेस होगा, यहां से जो मॉलिक्यूल होंगे वोलेटाइल सोलवेंट के वो वेपर फेज में चले जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो सॉल्यूशन का, क्या बोलेंगे, कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम होगा किससे, प्योर सोलवेंट से। क्लियर बच्चों, इससे कम होगा, प्योर सोलवेंट से वेपर प्रेशर कम होगा। मतलब जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर जो भी जितना भी वेपर प्रेशर है वो प्योर सोलवेंट के कारण ही है, यहां पर सोल्यूट के कारण कोई भी वेपर प्रेशर नहीं है। क्लियर। तो ये था हमारे पास एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे कि higher the concentration of solute, higher the concentration of solute, जितना solute हमारा ज्यादा होगा, क्या बोलेंगे, higher the concentration of solute, समझ आ रहा है सबको, लिखेंगे higher the concentration of solute, solute भी कैसा है, नॉन वोलेटाइल है बच्चों, ये बात जरूर लिख देना, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को याद रहे कि उसने लिखा क्या है। हायर द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लोअर द वेपर प्रेशर, लोअर द वेपर प्रेशर। बताइएगा इतना समझ में आया, क्लियर है। यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सोल्यूट का मॉलिक्यूल थे, सोल्यूट कैसा था, नॉन वोलेटाइल था, उन्होंने सोलवेंट के मॉलिक्यूल के ऊपर एक बैरियर क्रिएट कर दिया जिसके कारण वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाए। क्लियर है बच्चों। तो ये थे हमारे पास चार फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज रोल्स लॉ। क्या रहेगा बच्चों, रोल्स लॉ रहने वाला है। अब रोल्स ने हमारे सामने दो केस लिए, क्या लिए, दो केस लिए। एक बार उसने सोल्यूट कैसा लिया, वोलेटाइल लिया, और दूसरी बार कैसा लिया, नॉन वोलेटाइल लिया बच्चों। क्लियर है। तो पहले केस हम डिस्कस करेंगे जब सोल्यूट और सोलवेंट क्या रहेगा आपका, वोलेटाइल रहेगा। इसको क्लीन कर दो ना, शाबाश। तो देखिएगा रोल्स लॉ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। अब जो रोल्स लॉ बच्चों दिया किसने था, वो रोल्स ने ही दिया था, जिनका पूरा नाम था, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना, इनका नाम फ्रांसोइस मार्टी रोल्स। इतना क्लियर है। कब आए थे मार्केट में, ये मैदान में आए थे 1886 के अंदर, ये मैदान के अंदर आए थे। वहां पर 1886 के अंदर इन्होंने अपना कमाल दिखाया था। इन्होंने क्या बोला कि जो डेफिनेशन क्या थी रोल्स लॉ की, वो लिखिएगा। बोलते हैं कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, क्या बोलता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। समझ आ रहा ना सबको, शाबाश। वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction, बताइएगा इतना सबके समझ आया ना, गुड। क्या बोला हम लोगों ने, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब बात को समझेंगे, क्लियर है बच्चों। पहले हम केस को डिस्कस करते हैं। पहला केस हमारे पास रहेगा जिसके अंदर हमारा सोल्यूट कैसा है, वो भी वोलेटाइल है, क्लियर है, और जो सोलवेंट है बच्चों वो भी क्या लिया हम लोगों ने, वो भी वोलेटाइल लिया। अब थोड़ा पहले डेफिनेशन को समझें। क्या बोलता है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसके अंदर जो वेपर प्रेशर होगा, क्लियर है ना, हेनरी लॉ पढ़ा था सब लोगों ने, वहां पर भी क्या था, जो सोल्युबिलिटी थी वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड थी। तो ऐसा ही यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, मोल फ्रैक्शन के ऊपर होगा, चाहे जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट है। क्लियर है। तो समझेंगे इसको कि ये रोल्स लॉ आखिरकार बोलता क्या है। देखिएगा
अब हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। लेट अस कंसिडर बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। बताओ कितना समझ आया? हम लोगों ने बाइनरी सॉल्यूशन क्यों लिया? क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन है। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी ले लिया हम लोगों ने। क्या लिया बच्चों? ए कंपोनेंट को मान लिया सोल्यूट और जो बी कंपोनेंट है उसको बोल दिया क्या, सोलवेंट। समझ आया सबके? जो ए कंपोनेंट है उसको सोल्यूट, बी हमारा क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। अब बात को समझिएगा, जो मोल फ्रैक्शन होंगे सोल्यूट के वो हम लोगों ने एक्स ए से डिनोट कर दिए, जो मोल फ्रैक्शन होगा सोलवेंट का उसको एक्स बी से डिनोट कर दिया। मोल फ्रैक्शन सबको याद है ना? नहीं याद है तो एक बार पिछली वीडियो को अच्छे से दिखाना, ठीक है? वहां पर अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होगा उसके अंदर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करते हैं किससे, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखिएगा, जो वेपर प्रेशर होगा, जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा किसका, सोल्यूट का, वो होगा पी ए नोड प्योर स्टेट में, और जो सोलवेंट का होगा उसको डिनोट करेंगे पी बी नोड से। क्लियर? अब समझिएगा, ये हमारे पास ए कंपोनेंट हो गया। क्लियर? यहां पर इसके वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में, उसको हम लोगों ने डिनोट किया पी ए नोड से। ऐसे ही हमारे पास दूसरा कंटेनर है जिसमें हमारा सोलवेंट है। क्या है? सोलवेंट। अब यहां पर जो वेपर फेस होगा, इसका जो प्रेशर होगा, इसको हम लोगों ने डिनोट कर दिया पीवी नोड से। किससे डिनोट किया बच्चों? पीवी नोड से। क्लियर? अब देखिएगा, रोल्स ने क्या बोला कि जो प्रेशर होता है अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ, कि जो प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। क्लियर? तो जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम लोगों ने डिनोट कर दिया पी ए नोट से। क्लियर है? और एक्स ए। क्लियर है बच्चों? अब पी ए और पी बी क्या है बच्चों? ये हमारा वेपर प्रेशर है किसका, सोल्यूट और सोलवेंट का। कहां पर? सॉल्यूशन के अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूं, पी ए और पी बी, पी ए नोड में थोड़ा डिफरेंस समझेंगे। पी ए नोड देखिए, ये हमारे पास कंपोनेंट ए, ये कंपोनेंट बी। ये यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा उसको पी ए नोड से डिनोट करेंगे। यहां पर जो बी का वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में पी बी नोड से डिनोट करेंगे। दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने से सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन में दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा। जो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा उसको डिनोट करेंगे पी ए नोट से, और जो बी कंपोनेंट का होगा उसको डिनोट करेंगे पी बी से। क्लियर? तो यहां पर मैंने बोला पी ए जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर ए कंपोनेंट का, पी बी क्या वेपर प्रेशर सोलवेंट का सॉल्यूशन के अंदर। तो लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए, पी बी को लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी। अब आप कहोगे सर यहां पर तो हम लोग कोई एक अलग कांस्टेंट लेते हैं, यहां पर पी ए नोट और पी बी नोट क्यों लिया? क्योंकि बच्चों प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। इसीलिए हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म की जगह क्या लिया, पी ए नोट और पी बी नोट लिया। क्लियर? अब देखिएगा, बात को समझेंगे। अकॉर्डिंग टू डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उन्होंने क्या बोला कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन के अंदर वो हर एक कंपोनेंट का सम होगा। क्या बोलता है कि द टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ ईच कंपोनेंट। लिख लेते हैं इस बात को भी, लिखेंगे टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, over the surface of solution is the sum of each component। बताइएगा, सबके समझ आया ना? sum of each component। बताओ, total vapor pressure over the surface of solution is the sum of each component। अब इस बात को थोड़ा न्यूमेरिकली समझते हैं, क्या बोलता है ये उतार लिया सब लोगों ने? बहुत बढ़िया। तो देखिएगा क्या बोलता है यहां पर,
डाल्टन लॉ क्या बोलता है, उसने बोला कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, मैं पीटी से डिनोट कर रहा हूं, वो सम होगा पीए प्लस पीबी। यही होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो देखिएगा, अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन मैंने क्या बोली, सेकंड बोल दी। पी ए हमारे पास क्या था, फर्स्ट इक्वेशन, और ये पीबी वाली होगी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा तो आएगा पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट, क्लियर, एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इतना सबके समझ आया। अब आप लोग को एक बात और पता है बच्चों, कि जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, क्लियर, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। बताइएगा, इतना सबके समझ आया? तो बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या करते हैं, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट, एक्स ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्या थी 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। बताओ, इतना सबके समझ आया? उसके बाद यहां से कुछ कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा, देखते हैं क्या आएगा। फर्दर सोल्व करेंगे इसको, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इतना सबके समझ आया? इसको रफ कर दूं तो देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या निकल के आता है यहां से रिजल्ट। तो पी टी इज इक्वल टू, अब ये जो पी ए नॉट एक्स बी, पी बी नॉट एक्स बी के अंदर एक्स बी कॉमन है, तो मैं यहां लिखूंगा पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, और बाहर क्या गया, एक्स बी आ गया। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया बच्चों। इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया थर्ड ए इक्वेशन। सिमिलरली हमारे पास अगर हम एक्स बी की वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से क्या निकल के आएगा, वहां से निकल के आएगा पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, और यहां आएगा एक्स बी। तो इसको नाम देंगे हम थर्ड बी। तो देखिए बच्चों, ये था हमारा रोल्स लॉ का रिजल्ट। कब, जब हमारे पास सोल्यूट भी क्या रहता है, तो वोलाटाइल रहेगा, और सोलवेंट भी क्या रहने वाला है, वोलाटाइल रहेगा। इतना क्लियर? तो बच्चों, जो इसका ग्राफ होगा और जो रिजल्ट होगा ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इक्वेशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इतना सबके समझ आया? तो बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों के पास नई वीडियो आती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।